ज्ञान को उपलब्ध अनंत चेतनाओं को सतत नमन, आगमवाणी को वंदन नमन, उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। सीक्रेट्स ऑफ जैनिज्म के सेकंड पार्ट की सेकंड क्लास में आज आप सबका स्वागत है। सीक्रेट्स ऑफ जैनिज्म के सेकंड पार्ट में हमने जो टॉपिक लिया है वह है लाइफ स्टाइल ऑफ अ जैनी। एक जैनी का जीवन शैली कैसी होती है, किस तरह से एक व्यक्ति जैन होता है, जैन बनता है। जैन कुल में जन्म लेने से, जैनत्व के संस्कारों से और जैन दर्शन की सही समझ प्राप्त करके उस समझ के अनुरूप अपने जीवन को जीने से। इन 3 मुद्दों पर हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी और हमने इस ज्वलंत विषय पर भी थोड़ी चर्चा की थी कि आने वाली पीढ़ी को संस्कार कैसे दिए जाए। संस्कार बिना वैज्ञानिक समझ के, बिना प्रायोगिक समझ के दिए जाना अब अशक्य है, कठिन है। इसीलिए प्रैक्टिकली हर एक वर्ड को समझना और उसको जीवन में जीना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अगर बीच की कड़ी खो गई तो आने वाली बहुत बड़ी श्रृंखला डिस्टर्ब हो चुकी होगी। पुरानी पीढ़ी ने शब्द रिवाज सुरक्षित रखे, सूत्र सुरक्षित रखे। नई पीढ़ी उन सूत्रों पर शंका करती है और बीच की पीढ़ी, उसके पास सूत्र की पारंपरिक बातें तो है लेकिन वैज्ञानिक, तार्किक, प्रैक्टिकल समझ नहीं है और तब वह अपनी समझ के अभाव में अपनी नई पीढ़ी को, आगामी पीढ़ी को कन्विंस नहीं कर पाती और तब प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे अपने बच्चों को जैनत्व के संस्कार डालें। थोड़ा हम चलते हैं इतिहास पर। इतिहास सूत्रों का ही, जो सूत्रों में उल्लिखित है उसी इतिहास का जरा सा संदर्भ लेते हैं। उपासक दशांग सूत्र, जहां गृहस्थ की जीवन शैली बतलाई गई है। 10 उपासकों का वर्णन मिलता है। पहला उपासक है आनंद। उस आनंद उपासक की अगर हम स्टोरी पढ़ते हैं, लाइफ हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो एक बात समझ में आती है कि आनंद जब पहली बार भगवान महावीर से मिला तब भी उसको एक श्रमण को, एक गुरु को कैसे वंदन करते हैं ये विधि आती थी। उनकी वाणी को सुनने कैसे जाते हैं वो विधि आती थी। यानी कुछ विधियां ऐसी है जो घर में ही सीख ली जाती है। फिर उनकी वाणी को समझने के लिए जो बैकग्राउंड चाहिए वो बैकग्राउंड उसके पास ऑलरेडी था, क्योंकि अगर वो बैकग्राउंड नहीं होता तो वो भगवान महावीर की वाणी को पहली ही बार सुन करके उस लेवल पर नहीं समझ सकता था कि वो उसकी वाणी को तुरंत जीवन में उतारने के लिए संकल्पित हो जाए और समर्पित हो जाए। कुछ बैकग्राउंड उसके पास था। कहाँ से आया वो बैकग्राउंड ये नहीं मिलता किताबों में, लेकिन सिंपल सी बात है कि बैकग्राउंड 2 ही तरीकों से आता है। एक वर्तमान जीवन में प्राप्त परिवार से और दूसरा अतीत के संस्कारों से, पिछले जन्मों के कर्म संस्कारों से और वर्तमान जीवन में प्राप्त परिवार से। 2 चीज़ों से संस्कार आते हैं। और तीसरा व्यक्ति का अपना परिणमन, अपनी समझ। उसका अपना परिणमन कैसा है कि वो किसी भी बात को किन अर्थों में ले जाता है। हम सबकी जिंदगी को ये तीनों बातें प्रभावित करती है। अतीत के जन्मों के संस्कार, कर्म संस्कार,
अतीत के जन्मों की जीवन शैली, संज्ञा में रही हुई सोच, वृत्तियां और भावनाएं। दूसरा, वर्तमान का पारिवारिक माहौल हम सबको प्रभावित करता है। जैसे हमारे माता पिता है, उनकी सोच है, उनकी संरचना है, उनकी आदतें हैं, उनकी जीवन शैली है, वो हमको इफेक्ट डालती ही है। और तीसरा, हमारा अपना परिणमन, हमारा अपना बुद्धि विवेक, IQ लेवल, कुछ भी कह दो, वह हमें प्रभावित करता है। अब हमें जैन जीवन शैली को आनंद की जिंदगी में कुछ तो थी, क्या थी? तो पुराने इतिहास को पढ़ते हैं तो कुछ बातें समझ में आती है कि सावक की, समणोपासक की आत्म साधना में, जिसे आगार धर्म कहा गया है, उसमें 12 व्रतों का उल्लेख मिलता है। और उन 12 व्रतों में से मजे की बात यह है कि 8 व्रतों तक का ही पचकाण भगवान महावीर ने आनंद उपासक को करवाया। शेष 4 व्रतों का पचकाण आनंद उपासक को भगवान महावीर स्वामी ने नहीं करवाया। उपासक दशांग सूत्र की बात कर रहे हैं हम, क्यों नहीं करवाया? आत्मज्ञानी श्री विराट गुरु जी कहा करते कि 4 शिक्षा व्रतों का कोई पचकाण नहीं होता, अभ्यास होता है। इसीलिए इसका नाम शिक्षा व्रत है। शिक्षा का मतलब है सीखने योग्य, अभ्यास करने योग्य कुछ बातें। ये 4 चीजें जो अभ्यास में आ जानी चाहिए, उनको शिक्षा व्रत कहते हैं। अब उन शिक्षा व्रतों को यहां हम पहले नाम से समझ लें कि वो 4 शिक्षा व्रत क्या है। पहला है सामायिक शिक्षा व्रत, दूसरा है देशावगासिक शिक्षा व्रत, तीसरा है पौषध शिक्षा व्रत, और चौथा है अतिथि समविभाग शिक्षा व्रत। 4 शब्द है। मैं समझ सकती हूँ आप में से कई लोगों के लिए ये 4 शब्द भी कुछ नए होंगे, कुछ अटपटे होंगे। इनमें से एक शब्द तो बड़ा कॉमन है, सामायिक। सामायिक का सबको पता है, क्योंकि ये हमारे संस्कारों में, परिवारों में, समाज में प्रचलित है। यह प्रथा के रूप में प्रचलित है, रिवाज के रूप में प्रचलित है, व्रत अभ्यास के रूप में प्रचलित है। इसीलिए इस एक शब्द से हम परिचित है, सामायिक। देशावगासिक, पौषध और अतिथि समविभाग, इन शब्दों को इन्हीं रूपों में तो हम नहीं जानते, लेकिन भाव अर्थों में कहीं कहीं जानते होंगे। अब इन चारों को समझना कि भगवान महावीर ने आनंद को इनका व्रत नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि ये 4 ऐसी चीजें हैं जो उनकी लाइफ स्टाइल में ऑलरेडी थी, पहले से थी। और हर जैन परिवार में अगर ये 4 चीजें बचपन से ही एक बालक के संस्कारों में रहे, तो गुरुजी कहा करते कि कोई कारण नहीं कि वो बच्चा जिसको परिवार में, संस्कारों में और माहौल में ये 4 शिक्षा व्रतों की समझ मिली है, अभ्यास मिला है, संस्कार मिला है, वो बड़ा होकर के 12 व्रतधारी श्रावक न बने। वो बन जाएगा, वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, क्योंकि बचपन से उसके पास में बेस तैयार है। और आज हमारे युग की जो ये परेशानी है कि बच्चों को कैसे संस्कार दिया जाए, इस परेशानी में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है वह यह है कि जब बच्चा बच्चा था तब माता पिता ने उन चीजों का ध्यान नहीं दिया कि कैसे उसका आधार बन जाए। उस समय ध्यान नहीं दिया गया। अब जबकि वो किशोर हो गया, वो युवा हो गया, अब हम चाहते हैं कि उनमें वे चीजें आए, तो बड़ी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि अब पृष्ठभूमि नहीं है, बेस तैयार नहीं है, तो बाकी की चीजें कहाँ आएगी, रखी कहाँ जाएगी। इसलिए बेस तैयार होना जरूरी है। संयुक्त परिवारों में कहीं न कहीं ये संस्कारों में चीजें मौजूद थी, लेकिन अब जितनी जितनी न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही है, आपका बेटा पढ़ने के लिए कहीं और गया, फिर उसकी शादी हो गई, जॉब कहीं और लग गई, शादी होने के बाद वो कहीं और सेट हो गया, आप कहीं हो, बच्चे कहीं हैं। अब बच्चे के जब बच्चे होते हैं वो दादा दादी से साल में गर्मी की छुट्टियों में या सर्दी की छुट्टियों में मिलने आते हैं,
वे वो बातें नहीं सीख पाते जो एक संयुक्त परिवार में रह करके सीखी जा सकती है। संयुक्त परिवार में दादा दादी को सामायिक करते हुए देखा जाता है, मंदिर जाते हुए देखा जाता है, पूजा प्रक्षाल करते हुए देखा जाता है, दान पुण्य करते हुए देखा जाता है, साधु संत आते हैं उनको गोचरी बहराते हुए देखा जाता है। समय समय पर दादा दादी कोई स्थानक में या उपाश्रय में जाकर के रात भर रहते हैं, कोई गुरुओं के विहार करवाने के लिए जाते हैं। वो सारी बातें बच्चा या तो देखता है या सुनता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को उन बातों का ज्ञान भी होता है। लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई, बच्चे दादा दादी से कभी कभार के लिए मिलते हैं। मम्मी पापा की लाइफ इतनी फास्ट है, या तो दोनों ही वर्किंग है, और दोनों में से अगर एक भी वर्किंग है तब भी उनके घर में ये माहौल नहीं हो पाता कि वे मम्मी पापा से इन बातों को सीखे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मम्मी पापा का भी माइंडसेट कुछ इस तरह का हो गया है कि मेरे बच्चे को स्टडी में 99-100% मार्क्स आए, उसको जिम जाना है, उसको डांस करना है, उसको स्विमिंग करना है, उसको बैडमिंटन खेलना है, टेनिस खेलना है, जो भी उसकी रुचि है उसको गेम खेलना आना चाहिए, उसको उन सारी चीज़ों में परफेक्ट बनाना है। लेकिन उसको धार्मिक संस्कार देना या धार्मिक स्कूल भेजना या किसी ऐसे टीचर की घर में व्यवस्था करवाना या समय समय पर अपने गुरुओं के पास में, साधु संतों के पास लेकर के जाना और लेकर जाकर के भी वहाँ पर पर्टिकुलर कुछ सीख करके आना। लोग ले भी जाते हैं तो खाली बस खाना पूर्ति के लिए कि महाराज जी के जाओ मंगलिक सुनाओ, बस महाराज जी के पास जाना और कुछ सीख करके आना। अगर वो चीज़ें हमारी मम्मी पापा की जीवन शैली में नहीं होगी तो बच्चों की जीवन शैली में मुश्किल हो जाएगी। और फिर से ध्यान दो, एक लंबी चेन है, हमारी पीढ़ियां लंबी श्रृंखला है। एक पीढ़ी में से एक चीज़ जब खत्म हो जाती है, आने वाली पीढ़ी के पास में कड़ी टूट जाने की वजह से वो चीज़ें ट्रांसमिट नहीं हो पाती। और न केवल धर्म के विषय में, ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा ही हुआ है। पहले जमाने में बीमार होता, दादा दादी नुस्खा देते, ठीक हो जाता बच्चा। अभी बीमार हो जाता है, दादा दादी के नुस्खे कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं मानता है, कोई नहीं पूछने जाता है, सीधा डॉक्टर्स के भागते हैं। चाहे वो बच्चा 2 महीने का हो या 3 महीने का हो, डॉक्टर की दवाइयाँ 3 महीने के बालक की बॉडी में कितनी हार्मफुल है, लेकिन दी जा रही है, धड़ल्ले से दी जा रही है। डॉक्टर तो देगा, उसको अपना पेशा, उसका अपना पेशा है, वो प्रोफेशनल है। लेकिन माँ बाप को नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि माता पिता अपने ये जिम्मेदारी नहीं समझते कि जब हमने बच्चा पैदा किया है तो उसकी ज़िंदगी की ज़रूरत की जितनी सामग्रियाँ हैं और जितने फील्ड्स हैं, उन सब का नॉलेज हमें होना ज़रूरी है कि उसको कब कौन सा कपड़ा पहनाना है, कब कौन सा भोजन देना है, कब कैसे जगाना है, सुलाना है, A to Z उसकी लाइफ की सारे फील्ड की बातों का नॉलेज माता पिता को होना जरूरी है। खैर, अभी हमारा वो सब्जेक्ट नहीं, हमारा सब्जेक्ट है लाइफ स्टाइल ऑफ अ जर्नी। तो अभी हम अपने टॉपिक पे बात करेंगे कि धर्म के संबंध में अगर माता पिता को नहीं पता तो बच्चों को आगे नॉलेज ट्रांसफर होना मुश्किल होता जाएगा। और उन मुश्किलों से बचने के लिए हर युवा को सीखना जरूरी है। जैसे और चीज़ें सीखना जरूरी होती है जिंदगी जीने के लिए, वैसे ही ये चीज़ें सीखनी भी जरूरी है। बच्चा 12-13 साल का होता है, बच्चे को भी चिंता होती है और उसके माता पिता को भी कि इसको व्हीकल चलाना आता है या नहीं आता। चिंता होती है ना। व्हीकल चलाना आप पहले ही सिखा देते हो, चाहे उसको चलाने का लाइसेंस आफ्टर 18 मिलेगा, लेकिन चिंता है कि पहले इसको आना चाहिए। व्हीकल चलाना आना चाहिए और माइंड और ब्रेन चलाना आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। वो ब्रेन चलाना आना नहीं चाहिए जो पूरे जीवन को चलाने वाला है, जो बॉडी को कंडक्ट करने वाला है। उस माइंड को चलाना, उसको कैसे यूज़ करना, उसको मिसयूज़ को कैसे रोकना, अगर वो कला हमने पहले ही उसको नहीं सिखाई तो क्या होगा?
गाड़ी चलाना सीखे बिना हम बच्चों के हाथ में गाड़ी नहीं देते, और माइंड चलाना सिखाए बिना इस माइंड का उपयोग करने की स्वाधीनता और सुविधाएं और साधन जब बच्चे को मिल जाएंगे तो क्या हाल होगा? देयर विल बी सो मैनी एक्सीडेंट्स। कितने एक्सीडेंट होंगे, और हाई दिन हो रहे हैं। बच्चों में डिप्रेशन, बच्चों में कंपटीशन, बच्चों के अंदर एक दूसरे को अब्यूज करना, जेलस करना, झगड़ा फसाद हो जाना, और सुसाइड के केस, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ सुसाइड। ये केसेस जो आज की जनरेशन में हमें देखने को मिल रहे हैं, रीजन क्या है? ये ब्रेन मिला बड़ी मुश्किल से, माइंड मिला, मन मिला, सबसे दुर्लभ, एक केवल मनुष्य को मिला, और इसको चलाना नहीं सीखा, इसका दुरुपयोग ही करते रहेंगे तो क्या हाल होगा? और कितने ब्रेकअप्स हो रहे हैं, कितने रिलेशंस बिगड़ रहे हैं। हर आदमी संदेह के घेरे में जी रहा है। कारण है ना, हमारे संस्कार में, हमारी शैली में कुछ तत्वों का अभाव है जिस पर हमारी निगाह नहीं जा रही है, और उन पर हमारी निगाह जाए ये जरूरी है। तो मैं फिर से कह रही हूँ, जैन जीवन शैली का मतलब ये नहीं कि मैं किसी को जैनी बनाने का जोर दे रही हूँ। मेरे जीने का कहने का अर्थ इतना ही है कि हमें जीना आए। जीने के लिए जो सामान मिला है, उन सामानों का महत्व, उसका साइंस और उसको यूज करने की टेक्निक्स आए। ये शरीर है, ये दिमाग है, ये वाणी है, इन सब को हमें कैसे बैलेंस करना वो हमें सीखना जरूरी है। बैलेंस करना सीखना, ठीक है। अब बैलेंसिंग है या नहीं जरूरी, बताओ। एक बच्चा आपके सामने गलत तरीके से चल रहा है, चलते हुए जोर जोर की आवाज करता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, टकराता है, क्या कहोगे? चलना सिखाओगे, ठीक है, सिखाओगे। शरीर का संतुलन सिखाओगे, स्पीच का संतुलन सिखाओगे, और माइंड का संतुलन, तीनों सिखाना है। और सिखाने के लिए जरूरी है पहले खुद तीनों सीखना। बच्चों पे फोकस नहीं कर रही हूँ, ये बातें इसलिए बच्चों को लेकर के कह रही हूँ ताकि हमें ये फील हो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या हम वो तीनों चीज़ों को में बैलेंस है। अगर हमारा माइंड, स्पीच और हमारी बॉडी ये तीनों बैलेंस नहीं है, समकित नहीं है, तो हम अपनी जिंदगी में अभी समता को, सामायिक को नहीं जी रहे हैं। और जब हम सामायिक को नहीं जी रहे हैं, इट मीन्स ये हुआ कि हमारी बॉडी से, हमारे माइंड से और हमारी स्पीच से निरंतर निगेटिव वाइब्स निकल रहे हैं। और निगेटिव वाइब्रेशंस जब निकल रहे हैं, इम्बैलेंस्ड व्यक्ति से निगेटिव तो निकलेगा ही। जब निगेटिव निकलेगा तो हमारे वातावरण में फैलेगा, और तब वातावरण के और लोग भी नेगेटिव हैं, हम भी नेगेटिव है, और नेगेटिव ऑरा जब आपस में टकराएंगे तो पूरी जिंदगी अशांति, कोलाहल, तनाव और झगड़े फसाद। अब भी हमारी घर परिवार की हकीकत क्या है? क्या हकीकत है? अगर ये छोटे मोटे फंक्शंस ना हो और आदमी घर से बाहर ना रहे ना, और घर में उसको रहना पड़ जाए, क्या हाल होगा बताओ। अगर किसी आदमी को 4 दिन ये कह दिया जाए कि सारे घर वाले घर में ही रहेंगे 4 दिन, अब बहुत अच्छा है, संडे एक ही दिन होता है हफ्ते में, अगर 4 दिन घर वालों को इकट्ठा रहना हो जाए ना, क्या हाल होगा आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगी। खुशी खुशी जियोगे? हाँ, अभी लग रहा है
खुशी खुशी जिएंगे, क्योंकि अभी मिल नहीं रहा है। इसलिए जब मिल जाएगा ना सब रहने को, तो सब कहीं कहीं बिजी होने की कोशिश करोगे, एक दूसरे के साथ आराम से संगीत में बैलेंस होकर के नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि सबके अंदर एक दूसरे के प्रति उबाल है, खुद के प्रति भी है, दूसरों के प्रति भी है, बहुत सारी बातें हैं। ये सारी असंतुलित अवस्था जो है ये बताती है कि अब भी हम सही जीवन शैली नहीं सीखे, सही जीवन शैली नहीं है हमारी। केवल एग्जाम्पल देने के लिए कह रही हूँ। हो सकता है आप में से कोई घरों के सारे लोग बहुत समझदार हो, बहुत बैलेंस हो, बड़े प्यार से रहना जानते हो, और तुम्हें अपने घर की सुख शांति के लिए किसी दूसरे मनोरंजन के साधनों की ज़रूरत नहीं पड़ती हो। अगर ऐसा है, बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। और अगर ऐसा नहीं है तो हम देखें, जैन जीवन शैली हमें सिखाती है सबसे पहले सामायिक। और वो सामायिक क्या है? समता में रहने का अभ्यास। समता क्या है? संतुलन। समता क्या है? संतुलन। बहुत सिंपल सा वर्ड है, बैलेंस में रहना। अब क्या क्या चीजें बैलेंस करनी है? सुबह से लेकर रात तक की हमारी दिनचर्या में जितने भी आवश्यक हिस्से होते हैं, उस हर आवश्यक हिस्सों को हमें बैलेंसिंग वे में काम में लेना। बैलेंसिंग वे में उन सारे हिस्सों का निपटान करना। जैसे खर्चा करना, लेकिन कैसे करना? बैलेंस। जितना जरूरत है उतना ही, बाकी का नहीं। जिस विषय में जरूरत है उतना ही, बाकी का नहीं। सोना, लेकिन कैसे? इन बैलेंसिंग मेथड, जितनी जरूरत है उतना, और शरीर भी ऐसे सोना कि शरीर संतुलित हो। ऐसा नहीं शरीर उल्टा पड़ा है, पैर ऊंचा टांग रखा है, हाथ नीचे दबा रखा है, या सिर के नीचे दबा रखा है। शरीर संतुलन होना जरूरी है, नहीं तो शरीर बीमार होगा। खाना खाना है शरीर संतुलन के साथ, जितनी जरूरत है उतना, बाकी का नहीं। ये क्या है? समता है, ये सामायिक है। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ सामायिक, पर अभी हमें नहीं पता। हमें लगता है वो 1 घंटा जो मुपत्ति बांध करके बैठ करके माला जापी जाती है, बस वही सामायिक है। लेकिन ऐसा नहीं है, वही सामायिक है। हमने चूंकि उसी को एक प्रथा के रूप में देखा है, इसलिए हमें लगता है बस यही सामायिक है। सामायिक है हर चीज समता के आयाम में, संतुलित अवस्था में की जाए, वो सामायिक है। जैसे हम बात कर रहे हैं किसी से और हमारी स्पीच बहुत संतुलित है, हम ना बहुत हाई पिक पे बोल रहे हैं ना बहुत लो पिक पे बोल रहे हैं, हम ऐसे बोल रहे हैं कि सामने वाले को समझ में आए, तो स्पीच भाषा संतुलित है। तो ये भी सामायिक है, वचन की सामायिक। ऐसे ही हम सोच रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम टीवी भी देख रहे हैं, तो संतुलित हो। कितनी दूरी से देखना, कौन से विषय को देखना कि शरीर का स्वास्थ्य ना बिगड़े, मन का स्वास्थ्य ना बिगड़े। आप गृहस्थ हो, टीवी देखने की आपको मनाही नहीं है, लेकिन आपको टीवी में कौन से प्रोग्राम्स देखने हैं वो सिलेक्शन आपको करना होगा। हमारे शास्त्रों में भी भूगोल और खगोल लिखा हुआ है। हमारे शास्त्रों में भी पूरा ज्योतिष विज्ञान का वर्णन है, चांद सूर्य ग्रह नक्षत्र सबका वर्णन है, द्वीप समुद्र का वर्णन है, राजा महाराजाओं की हिस्ट्री का वर्णन है। इसका मतलब है कि अगर शास्त्रों को पढ़ करके उन वर्णनों को जाना जा सकता है, तो टीवी देख करके भी जाना जा सकता है, कोई मनाही नहीं है। अगर कोई प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो ज्ञानवर्धक है, जो हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में, कोई नए इवेंट के बारे में, कोई नए इन्वेंशन के बारे में आपको नॉलेज दे रहे हैं, यू कैन सी, आप लोग देख सकते हो। लेकिन कोई ऐसे प्रोग्राम है जिनको देख करके घर में सास बहू के झगड़े बढ़ने वाले हैं, ऐसे भी बहुत प्रोग्राम्स हैं।
कोई ऐसे प्रोग्राम है जो दिमाग में हिंसक प्रभाव लाने वाले हैं। ऐसे प्रोग्राम पहले से माँ बाप ही नहीं देखेंगे, बच्चे भी नहीं देखेंगे, क्योंकि सिलेक्शन आपका काम देगा। ये जीवन शैली में चीजें आए कि हमें टीवी देखना है, लेकिन कौन सा चैनल, कौन सी टाइप का प्रोग्राम। मूवी देखनी है, लेकिन कौन सी टाइप की मूवी, क्योंकि देखने से पहले पता तो लग जाता है मूवी के ट्रेलर से कि मूवी में क्या बात है, पता तो लग ही जाता है। अब आप देखो कि ये मूवी आपके दिमाग में क्या इम्पैक्ट डालने वाली है। भूत प्रेत को, भय को बढ़ाने वाली है, दिमाग में निरंतर झगड़ा फसाद के सीन इकट्ठे करवाने वाली है। ऐसी बहुत मूवीज है जिसमें पूरी, क्या बोलते हैं, एक्शन मूवी, पूरी टाइम फुल टाइम केवल दंगा फसाद दिखाई देते हैं। क्या होगा उस मूवी को देखते समय और देखने के बाद माइंड में क्या गया, क्योंकि वो मन का भोजन है। जैसे हम अपने शरीर में कोई जहरीली चीजें नहीं ले जाना चाहते, ऐसी मन में जब हिंसा और दंगा ले जाएंगे तो क्या होगा। अब ये जैन जीवन शैली है, तो राइट लाइफ स्टाइल है कि टीवी देखने की मनाही, लेकिन कौन सी चीज देखनी। न्यूज़पेपर पढ़ने की मनाही नहीं, लेकिन कौन सा वाला पेपर का हिस्सा पढ़ना है, किस पे फोकस करना है, और जिस पे फोकस कर रहे हो उस पे क्यों कर रहे हो, रीजन स्पष्ट हो। अगर मैं शेयर मार्केट में काम करता हूं, मैं शेयर मार्केट के भावों का वाला पेपर पढ़ता हूं, इट्स ओके। अगर मैं उसको काम नहीं करता हूं, लेकिन मैं खाली बातों तो इकट्ठी करता हूं, तो क्यों करता हूं। अगर मैं पेपर खोलते ही सबसे पहले आज के दिन का भविष्य पढ़ता हूं, तो क्यों पढ़ता हूं। सवाल अपने आप से करना, क्या डर है, क्या लालच है, पढ़ करके उत्साह मिलता है या अवसाद मिलता है, पढ़ करके दिमाग में क्या इम्पैक्ट इकट्ठे होते हैं। आज का दिन तो खराब है, कहीं कोई गलती ना हो जाए, पहले से ही नकारात्मकता अंदर हावी होने लग जाती है, तो क्या वो मेरे लिए पढ़ना योग्य है। बस इतना, ये पूरी जीवन शैली में, पूरी दिनचर्या में दिमाग के सामने एक क्वेश्चन मार्क लगे, क्या ये मेरे लिए उपयोगी है। चाहे वो पढ़ना हो, मिलना हो, बातें करना हो, बातों के विषय हो, मूवी देखना हो, घूमना हो, फिरना हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग गृहस्थ हो, सब छूट है आपको, लेकिन आवश्यक है, उपयोगी है। अगर वो उपयोगी नहीं है, अगर वे आपको बैलेंस नहीं रखते हैं, कहीं न कहीं उत्तेजित करते हैं, अंदर की हिंसा को भड़काते हैं। एक घर की बात बताती हूँ। ऐसा बच्चा था घर में जो उनके अपना नहीं था, अपने रिलेटिव का उनके घर में पढ़ने के लिए आया हुआ था, और बचपन से ही भेज दिया था मम्मी पापा ने कि भाई बॉम्बे जैसी जगह में पढ़ेगा तो अच्छी स्कूल मिलेगी, अच्छी कॉलेज मिलेगी। घर वाले सब शांत स्वभाव के, लेकिन वो बच्चा जो भाई का बेटा था या जो भी था व्हाटएवर, वो बड़ा तेज स्वभाव का, गुस्सेल स्वभाव का था। बात बात पे उसको तेजी आती थी, झगड़ा फसाद मचाता था। अब घर के सारा माहौल के बाकी सारे लोग सब शांत स्वभाव के, और एक बच्चा घर में ऐसा है, क्या करना। देखो, समझदार आदमी का समझ पूरे वातावरण में फैल ही जाती है। घर वाले लोगों ने सोचा कि इसकी तेजी को कम करना है, और कुछ नहीं, खाने में नमक और मिर्ची का प्रयोग कम होने लग गया। नमक भी कम और लाल मिर्च तो ना के बराबर, डालते ही नहीं, डालते तो जरा सी डालते। अब बच्चे को खाने का तेज तीखा चाहिए, नहीं मिला, और घर का माहौल ऐसा कि बच्चे को वही खाना खाना जो घर में बना है। धीरे धीरे बच्चे का क्रोध का लेवल कम हो गया, क्योंकि क्रोध का कनेक्शन है हमारे भोजन के स्वाद से। और ये बात घर में एक महिला को पता थी। जैन जीवन शैली को वो जीती थी, वो जानती थी कि अगर मुझे अपने घर के बच्चे का गुस्सा भी हटाना है तो बस भोजन की स्टाइल बदल दो।
घर वाले बाकी सारे लोग बड़े आराम से बात करते हैं, वो गुस्सा करे तो किस पे करे, और गुस्सा वो कर भी दे तब भी लोग चिढ़ते ही नहीं है। अगर वो गुस्सा करे और बाकी के लोग भी उसके ऊपर गुस्सा करेंगे तब तो गुस्सा बढ़ता ही जाएगा। और बाकी के लोगों ने सोच लिया हमें गुस्सा करना ही नहीं है। धीरे धीरे उस बच्चे को समझ में आया कि बहुत अच्छा हुआ जो मैं अपना गांव छोड़ करके यहाँ आया, और जिनके भी घर मासी बुआ जो भी कहलाती है, रिश्ते हमें ख्याल में नहीं रहते, तो उनके घर रह करके उसके अपने संस्कार बदल गए। ये है जीवन शैली। हमारा लाइफ स्टाइल हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में फैलेगा और उसको चेंज कर देगा, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम हर चीज़ के प्रति अवेयर रहे। और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे दिमाग में एक पॉइंट रहे कि व्हाट इज़ यूजफुल फॉर अस, हमारे लिए क्या है जो उपयोगी है, और वो क्या है जो हमारे परिवार के हर चीज को बैलेंस रखेगा, चाहे वो पैसा ही क्यों ना हो। पैसे की कितनी भी घर में इनकम होती हो, लेकिन अगर घर में खर्चा बैलेंस में नहीं है तो क्या होगा। दिल्ली की घटना है, 2 युवक हमारे पास आया करते थे और जैसे नज़दीक आने लगे एक दिन बोले हमारे घर में बहुत परेशानी है, ये है वो है, बिजनेस नहीं चलता, ऐसा वैसा, कर्जों में डूबे हुए हैं हम। किसी दिन हम उनके घर आहार लेने के लिए गए, वो बड़ी रिक्वेस्ट करके लेकर के गए थे, हम आहार लेकर के वापस आए। हमने कहा उस भाई को, मैंने कहा देखो भैया आपके घर में इतना कर्जा है, ये है वो है, तो आप अपने खर्चों को कम कर दो। बोले वो कैसे। मैंने कहा आपके घर में 7-8 तो मोबाइल्स पड़े रहते हैं, अब सेल फोन 7-8 पड़े हैं, 4 आदमी है घर में, 2 बच्चे हैं, मम्मी पापा है, 4 है, 7-8 सेल फोन की ज़रूरत क्या है। बोले महाराज जी उसको ये नंबर देना होता है, उसको वो नंबर देना होता है, सब रीज़न दे दिया उन्होंने। मैंने कहा और देखो आपके घर में कितनी चीज़ों का फालतू खर्चा है। मैंने 5-7 उनको मुद्दे सुनाए। वो कि लेकिन आपको ये सब कैसे पता। मैंने कहा भाई एक बार आपके घर आए थे तो इतने में पता तो लग ही जाता है कि आपके घर में कैसी लाइफ स्टाइल है। और ये सारे मुद्दे ये बताते हैं कि आपका खर्चा कम है, लेकिन आप अपना एक बाकी जैसे अमीर लोग रहते हैं ऐसे मुझे भी रहना और दिखावा करना, उस दिखावे के कारण से कर्जों में डूब रहे हो। बोले तो क्या करें। मैंने कहा सामायिक भी तब होगी जबकि पहले इस चीज को सेट करो, नहीं तो दिमाग पे तो बोझ ही बना रहेगा। अब तुम सोचो ध्यान साधना में बैठ जाऊं, कहां से बैठोगे। दिमाग पे घूमता रहेगा कितना कर्जा चुकाना है, इतने लोगों की बद्दुआएं आपको मिलती रहेगी, और वे बद्दुआएं आपकी मानसिकता में उत्तेजना की तरंगें पैदा करती रहेगी। और तब तुम क्या करोगे, झूठ भी बोलोगे, क्योंकि कर्जा चुका नहीं पाओगे तो झूठ भी बोलना पड़ेगा। और फिर कभी कभी इस झूठ से इतने तंग आ जाओगे कि दूसरों से नजरें छुपाओगे, चोरी भी होने लग जाएगी। नजरें चुराना चोरी तो हो गई, और जब नजरें चुराओगे, ये चोरी करोगे, तब क्या होगा, इसका दुष्परिणाम ये होगा, लोग तुम्हारे बारे में बुरी बातें फैलाएंगे, और जब वे बातें तुम्हें पता लगेगी तो तुम भी उनके बारे में बुरी बातें फैलाओगे। देखो एक चीज बैलेंस नहीं होने से कितने कॉन्सिक्वेंसेस सारे डिस्टर्ब हो जाने वाले हैं, और वो हो रहे हैं। घर घर में ये बातें हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, जड़ कहाँ है, उस जड़ को नहीं देख पा रहे हम। किसी भी घर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो उसका कोई ना कोई रूट कॉज तो है ना। वह रूट कॉज में कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्या जरूरत है कि और लोग अमीरी का प्रदर्शन करते हैं तो मैं भी करूं। अरे वो अमीर होंगे जो करते होंगे, आपको क्यों करना। लेकिन हम दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हुए जानबूझ करके कर्जे बढ़ा लेते हैं, और उसके बाद में उसके परिणाम में कितनी असमता और अशांति पाते हैं। ये सारी अशांतियां ये बताती है कि हमें जीवन शैली सही तरीके से जीना नहीं आया, नहीं सीखा। ये बातें एक साधु को बताने की है ही नहीं, ये बातें अपने परिवार में ऑटोमेटिकली समझने की है। लेकिन अगर आज ये बातें एक साधु आपको बता रहा है तो बहुत बड़ा कारण ये है कि परिवार के बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम सारे लोग एक अंधी दौड़ के शिकार है। कहीं ना कहीं हम सारे लोगों को अधिक विद्या, अधिक वैभव, अधिक शक्ति, अधिक अमीरी का प्रदर्शन करने का एक कीड़ा घुस गया है।
एक कीड़ा घुस गया दिमाग में कि हर दिन जब भी कहीं बाहर जाओ तो नई ड्रेस होनी चाहिए, ड्रेस की मैचिंग की सारी चीजें होनी चाहिए। अब वहां हम बैलेंस करना चाहते हैं, मैचिंग, और उस बैलेंस के पीछे कितनी चीजें इम्बैलेंस्ड हो रही है। और यूजफुल क्या है, कितना है, आवश्यक क्या है और कितना है, ये बात समझ में आ जाए तो जीवन शैली का पहला हिस्सा क्लियर हो गया। अब वो जिंदगी से जुड़े हुए हर आयाम में देखना, सोर्स ऑफ इनकम में भी, जहां से पैसा आ रहा है, वो पैसा जहां से आ रहा है वो सोर्स क्या है, उसकी भी खोज जरूरी है। क्योंकि अगर कोई पैसा गलत तरीके से आ रहा है, कई लोगों को दुख पहुंचा करके, ठगाई करके, चीटिंग करके वो पैसा घर में आ रहा है, तो वो पैसा आकर के भी घर के अंदर अपना इम्पैक्ट डालेगा। क्यों? कारण समझना कि धन जब कहीं से हमारे पास आता है, वो धन जिसके हाथ से छूटा उसका चित्त भी उसके अंदर है, उसका चित्त, उसका साइक उस धन के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे एक आदमी ने प्यार से खाना खिलाया, आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा। और एक आदमी ने कहा ले खा ले, भिखमंगा कहीं का रोज रोज खाने आ जाता है। अब खाना तो वही है, सेम खाना, सेम टेस्ट, अब वो खाना खाओ, कैसा लगेगा? खाया ही नहीं जाएगा, गले ही नहीं उतरेगा। खाते हुए आपको आएगा कि मेरे को तो नहीं खाना, ले जाओ, ऐसी क्या मजबूरी पड़ी जो मैं खाऊं? क्या बात हुई? खाने के साथ में क्या जुड़ गया था? उसका चित्त। ठीक है ना? खाने के साथ जुड़ा हुआ चित्त खाने की इफेक्ट्स को बॉडी पर चेंज कर देता है। खाना पूरा बॉडी पे जाके इफेक्ट्स बदल देगा। इसी तरह से घर में जो पैसा आया है, वो जहां से आया है उसका चित्त भी घर में आ गया है। अब अगर सामने वाला आपके प्रति खुश होकर के पैसा देता है कि ये भाई साहब माल बड़ा अच्छा देते हैं, इनके माल में कहीं कोई मूल्यवत्ता में गिरावट नहीं है, अब उसने खुशी होकर के पैसा दिया, घर में आएगा, खुशियां लाएगा। और पैसा जहां से आया, लोगों का गला काट के आया, बद्दुआएं इकट्ठी करके आया, बीमारों को देख करके आया, वाह इतने सारे बीमार आए तो बढ़िया हुआ मेरी दवाइयां बिकी। अब डॉक्टर की सोच का फर्क है। मेडिकल की शॉप पर बैठे हुए आदमी की सोच एक तो यह है कि दवाई ले जाए ठीक हो जाए, और ये कि आज दवाइयाँ ही नहीं बिकी। आजकल लोग बीमार ही नहीं हो रहे, अब उसकी सोच ने कितनों को बीमार कर दिया। सोच के फर्क से पैसा घर में आया, प्रभाव, सोच का प्रभाव बदल डालेगा, और हो रहा है। ये सारी चीजों का बैलेंस कोई कैसे करेगा? ये सारी बातें हर एक आदमी को जानने योग्य है, समझने योग्य है और अपनाने योग्य है। पुराने जमाने में भी इन बातों को आचार्य लोगों ने अपने ग्रंथों में लिखा, जिसे हमारे सूत्रों में अभी भी मिलता है, जिसका वर्णन, जिसमें एक वर्णन आता है मार्गानुसारी के 35 बोल। ये मार्गानुसारी के 35 बोल यानी 35 पॉइंट्स इस चीज के हैं कि एक आदमी सही मार्ग पे, सही जीवन शैली से कैसे चले। तो सही जीवन शैली से चलने के लिए उन्होंने 35 पॉइंट्स दिए। उसमें पहला पॉइंट दिया कि घर में जो पैसा आए वह भी न्याय और नीति का आए। अगर न्याय और नीति का पैसा आएगा तो घर में बाकी सारी चीज़ों को वो कहीं ना कहीं लोगों में सद्बुद्धि देगा। लेकिन अगर वो पैसे ही गलत तरीके से आ रहा है तो लोगों की बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाएगी, तो बाकी सारी बातों को जो बुद्धि से ही चलने वाली है वो ठीक कैसे कर पाएगा। ये बातें किसको सीखनी है? माता पिता को, ताकि माता पिता स्वयं स्वस्थ होंगे तो भावी पीढ़ी स्वस्थ होगी। तो जैन जीवन शैली में आज का पहला पॉइंट है कि हमें हर चीज में बैलेंस को साधना है। रिश्तों में भी, दोस्तों में भी। किसी भी दोस्त के साथ हमारा दोस्ती का संबंध है, लेकिन अगर उस संबंध में संतुलन नहीं है तो क्या होगा?
पुरानी कहावत है, राजस्थान में हमने लोगों से सुना है कि मोटी आंख फूटन की गड़ो हेत टूटन को। इसका मतलब ये होता है कि जब किसी से बहुत घनिष्ठता होती है उसके बाद में वो घनिष्ठता टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? सवाल, इतनी दोस्ती थी फिर दुश्मनी में बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि वो अति दोस्ती घर के बाकी के लोगों के लिए डिस्टरबेंस का कारण बन गई और उनके डिस्टर्ब होने से उनके अंदर से जो नेगेटिव तरंगें निकली उन्होंने इस रिश्ते को बर्बाद कर दिया। अब आपने किसी एक को इतना ज़्यादा समय दे दिया तो बाकी बहुत सारे लोग थे जिनको आपके समय की ज़रूरत थी, उनको आपने समय नहीं दिया तो उनको आपके प्रति अच्छा फील नहीं आया और उनकी दुर्भावनाओं ने आपके घर की सुख शांति को आने वाले समय में आपका सहयोग देने से उन्होंने इनकार कर दिया और सुख शांति खत्म हो गई। समता, सामायिक, ये सामायिक है। रिश्तों में सामायिक, भोजन में सामायिक, बिजनेस में सामायिक, स्वास्थ्य में सामायिक, खर्चों में सामायिक, हर चीज में सामायिक को साधो। हर चीज में समता है, हर चीज में संतुलन की जरूरत है और एक भी चीज असंतुलित होगी तो उस एक की वजह से बहुत सारी चीजें बिगड़ जाएंगी। कोई एक भी चीज संतुलन खो देगी। जैसे आप गाड़ी जब चलाते हो, आप सबका एक्सपीरियंस है कि गाड़ी चला रहे हो तो सारे कल पुर्जे संतुलित होने चाहिए। अगर एक भी कल पुर्जा, एक छोटी सी कील भी असंतुलित हो जाए, क्या होगा? अरे वाह, एक छोटी सी पुर्जे के असंतुलन होने से पूरी गाड़ी ठप हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे हमारी गाड़ी कितनी ठप हो रही है और कितनी जगह तो अपनी गाड़ी को चला नहीं रहे, खींच रहे। गाड़ी स्मूथली नहीं चल रही है, हम लोग गाड़ियों को खींच रहे हैं। कई लोगों से जब हम पूछते भैया कैसे हो, तो लोगों का जवाब होता है महाराज जी कट रही है। वो कहते नहीं जिंदगी जी रहे हैं, वो कहते हैं कट रही है, टाइम पास कर रहे हैं। मैं वापस मजाक में कहती हूँ अच्छी बात है भैया, फेल किसी को नहीं करना चाहिए, पास ही करना चाहिए। लेकिन वाई टाइम पास क्यों कर रहे हैं? कई लोग कहते हैं जितनी उम्र पड़ी है जीनी तो पड़ेगी, मजबूरी है जैसे कि उनका जीना। वो कहते हैं मौत तो एक दिन आनी है, उसका इंतजार कर रहे हैं। एक भाई ऐसा भी मिला, बोले उस मौत का इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों इतने दुखी हो गए जिंदगी से? लेकिन हकीकत है वो आदमी थकेगा जो इम्बैलेंस चल रहा है, उस आदमी की मस्ती खत्म हो जाएगी जो इम्बैलेंस चल रहा है। उसके रिश्तेदारों के साथ वो दुखी होगा, वो बिजनेस में परेशान होगा, वो हर चीज में परेशान होगा क्योंकि उसको सामायिक साधना नहीं आ रहा है। और सामायिक साधना, अब एक बात है, सामायिक साधना आसान है या कठिन है? सवाल आपसे, सामायिक साधना आसान है या कठिन है? है? दो तरह के आंसर आ गए ना। जो लोग पहले से ही काफी कुछ सामायिक में चल रहे हैं, संतुलन में चल रहे हैं, उनको लगेगा आसान है। और जो लोगों में असंतुलन काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ चुका है, उनको लगेगा कि वापस संतुलन लाना आसान। जैसे कहते हैं एक बार आदमी ओवर फेट, ज्यादा मोटापा आ गया, अब उसको बोलो कि वापस पतला होना तो आसान नहीं है। लेकिन एक आदमी बढ़ रहा है, इतने में उसको बोलो कि वेट को कम करना है, फैट को कम करना है, तो उसके लिए फिर भी आसान है, इजी हो जाएगा। तो हम सारे ही लोगों की लाइफ स्टाइल में संतुलन की डिग्रीज अलग अलग है, बैलेंस की डिग्री अलग अलग है। अब जो जितना ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है उसके लिए बैलेंस पे आना उतना ही ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्ट है। जो व्यक्ति ऑलरेडी बैलेंस की डिग्री के काफ़ी नज़दीक है उसके लिए बैलेंस पे आना ईजी है। लेकिन मैं आपको फिर कह रही हूँ, चाहे आपको जटिल लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सबसे अच्छी लाइफ स्टाइल यही है कि हर चीज़ बैलेंस रहे। हर डिपार्टमेंट में हमें
प्रवेश करना और बाहर निकलना दोनों आना चाहिए। हर डिपार्टमेंट में, लाइफ के हर पार्ट में हमें कैसे एंटर होना, कैसे एग्जिट करना, दोनों आए तो सामायिक होती है। जैसे आपने कोई बात किसी को समझाने के लिए तेज आवाज में बोली, आप आवेश में एंटर हुए, लेकिन अगले पल उससे एग्जिट कैसे होना वो सीखो। होता क्या है, अगर हम एक बार आवेश में चले जाते हैं तो वापस उससे बाहर निकलना हम भूल जाते हैं, संतुलन वापस नहीं साध पाते। कई लोग कहते हैं महाराज जी बहुत पछतावा होता है गुस्सा करने के बाद में। मैं कहती हूँ पछताओ नहीं ना, गुस्सा कर लिया, चलो नहीं पता लगा, होश नहीं रहा, गुस्सा कर दिया, अगले क्षण वापस नॉर्मल होके बात कर लो, अगले क्षण वापस उस आदमी से गले मिल लो। वो कहते हैं महाराज जी ये कोई होता है कि अगले क्षण वापस चेंज कर ले अपने आप को। अब ये बात उनको समझ में नहीं आती कि अगले ही क्षण चेंज किया जा सकता है। कैसे नहीं चेंज किया जा सकता? जैसे हम शरीर के कितने सारे आवश्यक क्रमों के अंदर में प्रवेश भी करते हैं और तुरंत बाहर आ जाते हैं, ठीक ऐसे ही करो। ये मानसिक आवेश था, निकल गया, लेकिन अगले पल बाहर तो आ जाओ। देखो हमके छींक आई, उबासी आई, निकल गई, अगले पल कोई याद है, कोई बातें हैं उसकी, कोई चर्चा है, बात खत्म हो गई। लेकिन मन के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि आदत पड़ी हुई है कि मन में अगर कोई एक विचार आ गया, पकड़, कोई गलत उच्चारण निकल गया, पकड़, आवेश आ गया, पकड़। ये पकड़ने की आदत संतुलन को डिस्टर्ब कर देती है। संतुलन क्या है? आ गया, अगले पल वापस नए हो जाओ, संतुलन साधना बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन ये चीज भी हम अपने में लाएंगे तो हमारे माहौल में आएगी। और बड़ी गजब की बात यह है कि जितनी बातें मैं कह रही हूं उतनी सब बातें हम में से हर कोई चाहता है कि मेरे साथी में ये बातें हो। हर कोई चाहता है कि मेरे घर वाले गुस्से के बाद में अगले पल ठीक हो जाए, डांट भी दिया तो अगले पल तो सही हो जाए, हर कोई चाहता है, लेकिन वो खुद के लिए नहीं सोच पा रहा है। दिक्कत यही हो रही है। हम हर कोई चाहते हैं कि हमारे बच्चे पैसे की सोर्स पे ध्यान दे, पैसे के खर्च पे ध्यान दे, वो फालतू खर्चा कौन नहीं चाहता? कौन बैठे हुए यहाँ पे माता पिता ऐसा नहीं सोचते मेरा बच्चा फालतू खर्चा ना करे, फालतू गाड़ी ना चलाए, फालतू पेट्रोल ना फूके, फालतू खाए ना, फालतू बोले ना, फालतू सोए ना। हर आदमी चाह रहा है कि मेरा बच्चा फालतू काम ना करे, लेकिन वही चीज़ खुद पे अप्लाई करनी होती है तो हमें लगता है हमारे पास में उसके लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं कि मैं इसलिए नहीं कर सकता, मैं उसलिए नहीं कर सकता, ये होता है, वो होता है। भाई यही तो बहानेबाजी छोड़नी है। इसी बहानेबाजी को छोड़ना ही हमारी लाइफ स्टाइल में इंक्लूड हो जाए कि हमारे पास में अपनी कमियों के लिए अब कोई रीज़न नहीं है। अगर कमियों के लिए रीज़न रहेंगे और रीज़न लोगों को सुनाते रहेंगे, कमियां कभी खत्म नहीं होंगी। कमियों को तो पोषण मिल रहा है, खत्म कैसे होगी? कमियों को पोषण देना बंद करें। माना आपको गुस्सा आता है, कोई बुराई नहीं है, अगले पल ठीक हो जाओ, एग्जिट करना सीखो, संतुलन स्थापित करो। जिस पे गुस्सा किया वापस उसको सम्मान देना भी सीखो। अब हम करते क्या रिश्तों में? गुस्सा करना अधिकार समझते हैं और सम्मान देना भूल जाते हैं। बैलेंस कर लो, देखो लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी। अगर आपको गुस्सा अपना आवश्यक लगता है तो प्रेम देना, सम्मान देना, सहयोग देना भी उतना ही आवश्यक फील होने लग जाए, फिर देखो ऑटोमेटिकली एक टाइम आएगा कि गुस्सा खत्म हो जाएगा। समझ बढ़ने के साथ ही गुस्सा खत्म हो जाता है। समझ की कमती है तो गुस्सा है, ठीक है ना? तो व्हाट इज आवर लाइफ स्टाइल? एवरीथिंग इज बैलेंस। सब चीजें बैलेंस में हो, हर चीज। तो पहला पॉइंट है हमारा सामायिक। सामायिक मतलब हर चीज संतुलन में हो। आज हमने इसी अर्थ में समझा सामायिक को। बहुत सारे अर्थ है सामायिक के, लेकिन हमारे लिए पहला पॉइंट है संतुलन। शरीर का संतुलन, वाणी का संतुलन, विचारों का संतुलन, आय व्यय का संतुलन, आहार निहार का संतुलन, विश्राम और विहार का संतुलन। रेस्ट करो,
और वापस काम करो, दोनों संतुलित होने चाहिए। ज़्यादा काम भी नुकसान देगा और ज़्यादा आराम भी नुकसान देगा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इसीलिए न ज़्यादा काम न ज़्यादा आराम, सब कुछ संतुलन करो और हर मुद्दे में संतुलन साधो। एक बार इस संतुलन को साधने की कला आ गई ना, और अंदर माइंड में एक इंस्ट्रक्शन चला गया कि मुझे अनावश्यक नहीं करना, अनुपयोगी नहीं करना, वही करना जो आवश्यक हो और वही करना जो उपयोगी हो। ऑटोमेटिकली हमारे भीतर जैन लाइफ स्टाइल आ गई, सामायिक आ गई, सम्यक जीवन शैली हो जाए। ठीक है, तो सीक्रेट्स ऑफ जैनिज्म के सेकंड पार्ट की सेकंड क्लास में आज हमने एक ही सूत्र पे काम किया कि हमें सम्यक जीवन शैली कैसे बनानी है, कैसे जीनी है। इन दो शब्दों को अपने अंदर ले जाओ, हर अंग में ले जाओ, पूरे वातावरण में ये दो शब्द फैल जाएंगे। पूरी जिंदगी और जिंदगी से जुड़े हुए हर मुद्दे संतुलित होने के साथ ही संगीतपूर्ण हो जाएंगे। जहाँ संगीत है, रिदम है, हारमोनी है, वही स्वर्ग है। स्वर्ग शब्द का मतलब होता है हारमोनी, रिदम। जहाँ सब कुछ रिदमिक है, सब कुछ हारमोनी में है, उसका नाम है स्वर्ग। और जहाँ सब कुछ डिस्टर्ब है, उसका नाम है नरक। तो स्वर्ग और नरक दो गति होती है, देव गति और नरक गति। दोनों गति मरने के बाद मिलती ऐसी बात नहीं है। दोनों गति स्टेट ऑफ माइंड एंड स्टाइल ऑफ लिविंग, लाइफ स्टाइल, दोनों में ही स्वर्ग नरक है, लाइफ स्टाइल में और स्टेट ऑफ माइंड में। तो पहली गति को हम समझ रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ जैनिज्म में कि अगर गति संतुलित है, रिदमिक है, स्वास्थ्यप्रद है, संगीतपूर्ण है, तो वह देवलोक है, वह स्वर्ग है। अगर गति डिस्टर्ब है, टेंशन वाली है, स्ट्रेसफुल है, नेगेटिव है, वह नरक है। अब स्वर्ग नरक को देखने कहाँ जाना? कहीं नहीं जाना, अपने आप में देखो, अपने परिवार में देखो, अपने घर में देखो, अपने दिमाग में देखो। तो गति को अपने में देखना, हमारे भावों की, वचनों की, विचारों की और शरीर की गति। अगर सारे तीनों योगों की गति रिदमिक है, मन, वाणी, काया, तीनों योगों की गति रिदमिक है, देन वी आर इन स्वर्ग। तीनों चीजों की गति डिस्टर्ब है, कैओस है चारों ओर, तो हम नरक में हैं। पहला बोल गति 4, यही हमारी गति है। और जो आज की गति है वही कल की स्थिति है। आज की गति सही, कल की स्थिति सही। और हमारे हाथ में क्या है? आज, आज और आज। हमारे हाथ में क्या है? आज, आज और आज। इसके सिवा कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। तो सीक्रेट्स ऑफ जैनिज्म की इस क्लास में हमने गति के अर्थों को समझ लिया है। सम्यक गति स्वर्ग, असम्यक गति नर्क। अब स्वर्ग और नर्क दोनों की डिग्रीज में फ़र्क है। जहाँ स्वर्ग की डिग्री थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई तो देवलोक, नॉर्मल मनुष्य लोक। नरक लोअर डिग्री, थोड़ा कम लोअर तिर्यंश। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी गति तिर्यंश, तिर अंश, तिर तिरछा, अंश गति, तिरछी गति तिर्यंश। विवेकपूर्ण गति मनुष्य, रिदमिक गति स्वर्ग और डिस्टर्ब गति, नेगेटिव गति नरक। ठीक है, तो चारों हमारे इसी जीवन में है, इसी जीवन शैली में है। आज हमने गति को जान लिया है, हमारी गति समकित हो जाएगी तो हम निश्चित तौर से स्वर्गीय जिंदगी जिएंगे। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो।